आज का हमारा टॉपिक है लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। We have completed programmed instruction, outlines of programmed instruction. Programmed instruction is of three types: linear programmed instruction, branching program instruction, and mathematics programmed instruction. But in your course, only two programmed instruction, linear and branching. So today we are discussing about linear programmed instruction. Programmed instruction is a science of learning and art of teaching. Programmed instruction is a science of learning and art of teaching. B.F. Skinner published a paper entitled Science of Learning and Art of Teaching. This programmed instruction is based on that paper, Science of Learning and Art of Teaching. After some time, he claimed that the desirable behavior can be brought out by continuous feedback. Means feedback is important for motivation. उनका कहना था कि समय समय पर जो फीडबैक मिलते रहते हैं, वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस तो आ रही है, ये स्पीकर तो ऑन है। आवाज आ रही है क्या? यस मैम। यस मैम, आ रही है। हाँ, पहले आ रही थी कि नहीं आ रही थी? यस आ रही थी मैम। अच्छा, तो ये किसी के माइक्रोफोन में कुछ प्रॉब्लम होगी, किसी बाकी सबको आ रही है ना? अभी जो मैंने बोला सबको सुनाई दिया? यस मैम। यस मैम। स्टार्टिंग से? यस मैम। यस मैम। ओके। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन जो है वो इसी पर बेस्ड है, उनके उस पेपर पर जिसका नाम था साइंस ऑफ लर्निंग एंड आर्ट ऑफ टीचिंग। अब आते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। मैंने बताया तीन तरह का होता है: लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ब्रांचिंग प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन एंड मैथमेटिक्स। So today we are discussing about the linear programmed instruction. What is linear programmed instruction? Linear programming is a technique of programmed instruction. It is a type of programmed instruction. So we can say it is a technique of programmed instruction in which by set sequences of items present information in small units. In linear programming, the programmed instruction is set in sequences of logical order and small units. लीनियर प्रोग्रामिंग में स्मॉल यूनिट्स में सीक्वेंशियल ऑर्डर में हमारे सामने कंटेंट प्रेजेंट होता है एंड रिक्वायर अ रिस्पॉन्स फ्रॉम अ स्टूडेंट एट ईच स्टेप। और हर स्टेप में स्टूडेंट से रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड होता है, हर स्टेप में स्टूडेंट को रिस्पॉन्स करना होता है। Steps are so designed that the error will be minimal for even the slower learner. जो बहुत धीमे सीखने वाला है, मंद गति से सीखने वाला है, वो भी सीख जाए, इसका उद्देश्य होता है वो भी सीख जाए विद मिनिमल एरर, कम से कम गलतियों के साथ वो सीखे। गलतियां कम से कम, क्योंकि हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था एररलेस टेक्निक। Slower learner in target population, every student does each item in the program.
हर एक स्टूडेंट को ईच आइटम कंप्लीट करना होता है. Is progress differing only in the rate which he proceeds through the sequences? केवल उसकी स्पीड में डिफरेंस रहता है, रेट ऑफ लर्निंग में डिफरेंस रहता है, which he proceeds, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है. Through the sequences, constructed responses are the demanded of the student most of the time. ज्यादा से ज्यादा समय उसको मिल जाता है. रिस्पॉन्स जो भी कंस्ट्रक्ट हुए हैं, जो भी सीक्वेंस ऑर्डर में है, मतलब इस पूरी टेक्निक की जो डिमांड है वो केवल ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ले ले स्टूडेंट, लेकिन लर्निंग जो है वो 100% हो और एरर जो है वो 0%. वी कैन कंक्लूड linear programming is a technique of programmed instruction in which the content is presented before the learner in small units and sequential orders. लर्नर के सामने जो कंटेंट प्रेजेंट किया जाता है वो छोटी यूनिट्स में होता है और सभी को उसे रिस्पॉन्स करना होता है. जब तक लर्नर रिस्पॉन्स नहीं करता है, आगे आने वाले स्टेप में वो नहीं बढ़ सकता है. ये इसकी विशेषता है. जब तक उसकी जीरो एरर नहीं हो जाएगी, जहां तक उसकी एरर आती जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ सकता. जब उसकी एरर जीरो होगी तभी वो आगे बढ़ पाएगा और आगे के स्टेप को फॉलो करेगा. इसमें 100% लर्निंग होती है, ये भी इसकी एक विशेषता है. नेक्स्ट देखते हैं हम फीचर्स ऑफ लर्निंग लीनियर प्रोग्रामिंग. लीनियर अरेंजमेंट पहली इसकी विशेषता है. लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर माने एक रेखा में, एक सीधी रेखा में श्रृंखलाबद्ध तरीके से कंटेंट जो है वो हमारे सामने आता है. इन स्मॉल स्टेप्स में हमारे सामने आता है कंटेंट. कंट्रोल्ड रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल किया जाता है. रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल इस तरह से किया जाता है कि जब गलत रिस्पॉन्स होंगे तो लर्नर आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि सही रिस्पॉन्सेस ना आ जाए. तो इसका मतलब है इस तरह से हम मिनिमल एरर वाले रिस्पॉन्सेस को जो है वो प्रमोट करेंगे. एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, लर्नर केवल सुनने वाला श्रोता नहीं होता है. यहाँ पर एक्टिव रिस्पॉन्सेस उसकी तरफ से आते हैं, यानी कि ही पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन दिस टेक्निक. इमीडिएट फीडबैक, ही गेट्स इमीडिएट फीडबैक, तुरंत उसको फीडबैक मिलता है कि उसने जो भी कंटेंट के रिस्पॉन्सेस दिए हैं वो गलत है या सही, तुरंत. प्रॉम्प्टिंग का मतलब है हिंट्स देना. एक तरह से जैसे किसी भी कंटेंट को समझ करके उसको उत्तर नहीं समझ में आया, तो समझ नहीं पा रहा है, तो जो टेक्निक है वो इस तरह से आगे बढ़ाएगी उसको कि उसको प्रॉम्प्ट भी करती जाएगी. प्रॉम्प्ट मतलब थोड़ा सा सहायता देना, थोड़ा हिंट देना कि उसको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से उसको समझाना. इस तरह से सेल्फ पेसिंग, अपनी गति से अपने तरीके से सीखता है बच्चा. सिंपल मैकेनिज्म है इसका. और मिनिमम एरर, ये इसके कुछ विशेषताएं हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की. अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के? वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव्स पूरे ही प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के हैं, लीनियर के भी वही होंगे. टू हेल्प द स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग बाय डूइंग, इसमें स्टूडेंट्स की हेल्प की जाती है कि वो करके सीखे. टू प्रोवाइड द सिचुएशन टू लर्न एट हिज हर ओन स्पीड, अपनी गति से सीखे, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है. टू हेल्प द स्टूडेंट टू लर्न विदाउट द प्रेजेंस ऑफ टीचर, यहाँ पर बच्चों को सीखने के लिए टीचर की आवश्यकता नहीं है. इस तरह से उसके सामने मॉड्यूल आएंगे, स्टेप्स आएंगे कि वो अपने आप अपनी गति से जैसे जैसे वो इंस्ट्रक्ट करेगा हमारा सॉफ्टवेयर, जो कंटेंट है जैसे जैसे उसमें डायरेक्शंस आते जाएंगे, इंस्ट्रक्शन आते जाएंगे, वैसे वैसे बच्चा अपने आप आगे बढ़ता जाएगा. तो टीचर की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है. टू प्रेजेंट द मैटर इन अ लॉजिकल मैनर, तार्किक क्रम में कंटेंट हमारे सामने होता है, सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, क्रम से.
व्यवस्थित होते हैं। टू स्टडी हिमसेल्फ, ये अपने आप सीखने के लिए, अपनी मास्टरी करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टेक्निक। टू इवेलुएट हिमसेल्फ, अपने आप को इवेलुएट करने के लिए कि उसकी लर्निंग स्टेटस क्या है, कितना सीख गया है वो, ये इवेलुएट कर सकता है कितना अभी उसको सीखने की जरूरत है। टू कंपेयर हिज हर आंसर विद द की, और यहाँ पर उसका ये भी ऑब्जेक्टिव होता है इस टेक्निक का कि बच्चा अपनी आंसर की के द्वारा अपने आंसर्स को कंपेयर कर ले, सही गलत बता दे। तो ये इसकी टेक्निक है। इसके बाद आते हैं प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ लीनियर प्रोग्राम। प्रोसेस में आपको दिखाई दे रहा है कि एक सरल रेखा में फ्रेम्स बने हुए हैं, फर्स्ट फ्रेम, सेकंड फ्रेम, थर्ड फ्रेम, फोर्थ फ्रेम। इसी तरह से जैसे जैसे कंटेंट होगा, ज्यादा कंटेंट होगा तो और फ्रेम बन जाएंगे। तो इस तरह से फ्रेम जो है, फ्रेम्स में कंटेंट होता है और उसके साथ साथ उसके क्वेश्चंस भी होते हैं जिसपे बच्चे को रिस्पॉन्स करना होता है। इस तरह से फ्रेम्स जो है व्यवस्थित होते हैं। के बाद में अब ये फ्रेम्स प्राइमरी, फर्स्ट फ्रेम जो है वो प्राइमरी बिहेवियर बताएगा, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द कंटेंट मीन्स इंट्रोडक्शन, सिंपल, बिल्कुल जैसे मैंने बताया ना लॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि सिंपल टू क्रिटिकल, सिंपल टू क्रिटिकल जाएगा कंटेंट इसमें, सरल से कठिन की होगी। पहले फ्रेम में बहुत ही सिंपल चीज होगी और उसके आंसर्स देने होंगे। जब पहले फ्रेम में बच्चा जो है वो रिस्पॉन्स सही कर लेगा, उसके जो प्रश्न है उसके सही उत्तर दे देगा, तब वो सेकंड फ्रेम में जाएगा इस डायरेक्शन में, जैसे ये डायरेक्शन है ना, जब यहाँ पर उसका काम पूरा हो जाएगा तभी वो अगले फ्रेम में जा सकता है। यदि यहाँ पर उसके उत्तर सही नहीं होंगे तो अगर वो नेक्स्ट फ्रेम में जाने की कोशिश भी करेगा तो भी उसका यही वाला पेज ओपन हो करके आएगा। इसी तरह से सेकंड फ्रेम में भी वो जब तक इसको पूरी तरह सीख नहीं लेगा तब तक वो थर्ड फ्रेम में नहीं जाएगा। अगर वो अपने आप जाने की कोशिश करता है गलत जवाब देकर तो भी वो उसका पेज जो है यही वाला ओपन होकर के आएगा। इस तरह से वो उसकी जब तक कि पूरी तरह से सीख नहीं जाता है तब तक वो नेक्स्ट फ्रेम में नहीं जा पाएगा। इसमें जो आपने स्किनर की ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी पढ़ी है उसमें जो भी प्रोसेस होता है वही प्रोसेस यहाँ पर अपनाया जाता है। पहले बच्चे को स्टिमुलस दिया जाता है, स्टिमुलस मीन्स कंटेंट का एक छोटा सा स्मॉल यूनिट, दिस इज यूज्ड एज अ स्टिमुलस, और उसके बाद उसके रिस्पॉन्सेस लिए जाते हैं प्रोसेस में। जब उसके रिस्पॉन्सेस पॉजिटिव होते हैं तो उसको रिफोर्समेंट मिलता है, और अगर उसके रिस्पॉन्सेस सही नहीं होते हैं तो भी उसको दूसरों से रिफोर्समेंट मिलता है कि दूसरों को समझ में आ गया तो उसको क्यों नहीं आया, और वो इस तरह से चाहे वो पॉजिटिव सक्सेस उसको मिले या ना मिले तब भी उसको रेनफोर्समेंट मिलता रहता है। तो ये इसके तीन जो मेन प्रोसेस में जो साइकोलॉजिकल सीक्वेंस है वो इसी तरह से है स्किनर्स की थ्योरी का, स्टिमुलस, रिस्पॉन्स एंड रेनफोर्समेंट। नेक्स्ट, ये जो फ्रेम आपने देखे हैं, ये यहाँ पर प्रोसेस में जो फ्रेम्स देख रहे हैं, इन फ्रेम्स के भी नाम है, टाइप्स ऑफ फ्रेम्स देखिए, इंट्रोडक्टरी फ्रेम, टीचिंग फ्रेम, प्रैक्टिस फ्रेम एंड टेस्टिंग फ्रेम। प्रैक्टिस की स्पेलिंग गलत हो गई है, प्रैक्टिस फ्रेम। यहाँ पर जो है इंट्रोडक्टरी फ्रेम, इंट्रोडक्शन, यहाँ पर जो पहला फ्रेम है प्राइमरी बिहेवियर की बात की जा रही है, स्टार्टिंग, इंट्रोडक्टरी, यहाँ पर जो कंटेंट है, जो भी टोटल कंटेंट है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पर स्मॉल यूनिट के फॉर्म में हमको इस फ्रेम में दिखाई देता है। और इस फ्रेम में फिर इंट्रोडक्टरी वो जो भी पैराग्राफ है, जो भी स्मॉल यूनिट है, उसको करने के बाद वो पैराग्राफ को बच्चा पढ़ेगा, और उसको पढ़ने के बाद जो भी क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चंस के फॉर्म जो है वो मल्टीपल चॉइस भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, सिंपल आंसर टाइप हो सकते हैं,
किसी भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें, और वो फ्रेम में, और उसके साथ साथ आंसर की भी होगी, आंसर्स भी मतलब जैसे ही आप उसको रिस्पॉन्स करेंगे, जैसे मान लीजिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जैसे ही उस आंसर को आप क्लिक करेंगे तुरंत वो टिक या क्रॉस करेगा, रिस्पॉन्स देगा तुरंत आंसर से। तो आप कंपेयर कर लेंगे कि ये आंसर हमारा सही है या गलत है। जैसे ही जो भी एक या दो क्वेश्चन जितने होंगे उसमें जब आप सही आंसर दे लेंगे तो नेक्स्ट पेज अपने आप ओपन होकर के सेकंड फ्रेम में आप पहुंच जाएंगे। सेकंड फ्रेम का नाम है टीचिंग फ्रेम। अब जो इंट्रोडक्टरी फ्रेम में जो भी चीज आपने इंट्रोडक्शन का पार्ट पढ़ा है, सेकंड फ्रेम में अब वो मेन जो टीचिंग, जिसको कहते हैं न्यू नॉलेज एक तरह से, तो यहाँ पर हमारी सेकंड जो फ्रेम है वो आएगा आपका टीचिंग फ्रेम। जो मेन पार्ट टीच करना है वो टीचिंग फ्रेम। टीचिंग फ्रेम जरूरी नहीं कि एक ही फ्रेम हो, अगर टीचिंग मटेरियल ज्यादा है, हमारे पास कंटेंट ज्यादा है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि तीसरे फ्रेम में हम टीचिंग फ्रेम उसको नहीं बना सकते। सेकंड फ्रेम भी टीचिंग फ्रेम हो सकता है, थर्ड फ्रेम भी टीचिंग फ्रेम हो सकता है। कंटेंट पे डिपेंड करता है कि आपके कितने फ्रेम जो है वो टीचिंग फ्रेम बनेंगे। ठीक है, इसके बाद फोर्थ हमारा है प्रैक्टिस फ्रेम। अब एक ऐसा फ्रेम आएगा जिसमें कि आपके इस और इस फ्रेम के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के फॉर्म में आएंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे इन दो कंटेंट की। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये तीसरा फ्रेम हमारा जो है, तीसरा या चौथा जो भी हो, वो फ्रेम हमारा कौन सा फ्रेम आएगा? प्रैक्टिस फ्रेम आएगा। और प्रैक्टिस फ्रेम के बाद आपने प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, सारे कंटेंट को अच्छी तरह समझ लिया। मान लीजिए मैथमेटिक्स आप इस तरह से पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, तो आपके मैथमेटिक्स में इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, और मेन जो टीचिंग वाला पार्ट है, जो चीजें आप सिखाने जा रहे हैं बच्चे को, वो टीचिंग फ्रेम में आप सिखाएंगे या बच्चा सीखेगा। और इसके बाद में उसको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिससे कि वो प्रैक्टिस कर पाए। तो इस फ्रेम में जो है वो प्रैक्टिस होगी। और नेक्स्ट जो फ्रेम है ये आपका टेस्टिंग फ्रेम है। टेस्टिंग फ्रेम में प्योरली टेस्ट किया जाएगा कि आपकी नॉलेज को किस तरह से आपने सीख लिया। यानी कि मान लीजिए प्रैक्टिस, इसमें दोनों में अंतर क्या हो सकता है? प्रैक्टिस फ्रेम में हो सकता है उसकी मार्किंग ना की जाए, केवल आंसर सही गलत बताए जाए। अब टेस्टिंग फ्रेम में क्या, उसके अचीवमेंट को टेस्ट किया जा सकता है कि उसने जितने आंसर दिए कितना उसको समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। तो यहाँ पे इस तरह के, तो इसको फ्रेम्स के टाइप बताए गए हैं कि हम इतने प्रकार के फ्रेम्स जो है उसमें देख सकते हैं। इंट्रोडक्टरी फ्रेम, टीचिंग फ्रेम, प्रैक्टिस फ्रेम एंड टेस्टिंग फ्रेम। इस तरह से इसको हम पढ़ सकते हैं लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को। आप बार बार इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं कि ये लीनियर फॉर्म में, और ये लास्ट बिहेवियर का मतलब है कि वही टेस्टिंग फ्रेम, यानी कि लास्ट जो जाएगा वो टेस्टिंग फ्रेम होगा, कि आखिर में वो ये चेक कर सकता है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव थे उसके अकॉर्डिंग बच्चे ने सीखा है या नहीं सीखा है, कितना आउटपुट उसका आया है, वो एक्सेलेंट सीख गया है या कम सीख गया है या ज्यादा सीखा है, उसने कितना सीखा है, किस तरह से उसके जो है वो रिस्पॉन्सेज आए हैं। तो लास्ट में आप उसके बिहेवियर के चेंजेस को समझ सकते हैं। ये है लास्ट बिहेवियर। इस तरह से हमारे टाइप्स ऑफ फ्रेम बन सकते हैं उसमें। अब आते हैं हमने कैरेक्टरिस्टिक तो इसकी पढ़ ली कि हम इससे क्या क्या फायदे होते हैं। जो हमने इसके फीचर्स देखे थे लीनियर प्रोग्रामिंग के, यही एक तरह से इसकी मेरिट्स है ना। इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं आप समझ सकते हैं कि इसमें छोटे छोटे स्टेप्स में है कि बच्चे जो हैं जैसे एकदम से वो नहीं सीख सकते हैं, तो एक स्टेप करने के बाद वो रिलैक्स होकर नेक्स्ट स्टेप में जाएं, या एक स्टेप उनको नहीं समझ में आया तो वो नेक्स्ट स्टेप में जाएं। इसके बाद में वो 100% लर्निंग होती है, इसका भी ये पॉजिटिव पॉइंट्स है। एक्टिव रिस्पॉन्डिंग होती है, ये भी पॉजिटिव पॉइंट्स है, मेरिट है इसकी। इमीडिएट फीडबैक मिलता है, ये भी इसकी पॉजिटिव पॉइंट है और मेरिट है। अपनी गति से बच्चा सीखता है, मिनिमम एरर होती है। तो इस तरह से लर्निंग जो है वो मैक्सिमम होती है, एरर मिनिमम और लर्निंग मैक्सिमम। ये इसका एक फंडा है इस लीनियर प्रोग्रामिंग का, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन का। अब देखते हैं आकर के कि इसकी डीमेरिट या लिमिटेशंस क्या है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन।
हम इसमें देख रहे हैं कि लर्निंग इज मैकेनिकल एंड मोनोटोनस, एकदम यांत्रिक तरीके से बच्चा सीखता है, जितना उसका कंटेंट होगा उसी को सीखेगा, मतलब एक तरफा सीखता है। मोनोटोनस मतलब एक तरफा सीखता चला जाता है, दूसरी तरफ से उसको बस ये रिस्पॉन्सेज तो मिलते हैं। जैसे अब क्लासरूम टीचिंग की बात अलग होती है, क्लासरूम टीचिंग से ये डिफरेंट है। क्लासरूम टीचिंग में फीलिंग्स होती हैं, है ना, टीचर के साथ एक बॉन्डिंग होती है। तो इस तरह से यहाँ पर ऐसी कोई बॉन्डिंग नहीं है, ऐसा कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, ऐसे कोई एक्सप्रेशन नहीं है। तो ये लर्निंग जो है बिल्कुल मैकेनिकल है और मोनोटोनस है। सब्जेक्ट मैटर इज ब्रोकन इनटू स्मॉल स्टेप्स। जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में आता है। तो मान लीजिए एक दूसरे से जुड़े हुए जो चीजें हैं वो समझ नहीं आती हैं, तो ये इसकी एक ड्रॉबैक हो भी सकता है और नहीं भी कह सकते हैं इसको कि इसको अगर अच्छी तरह से बनाया जाए, अच्छी तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है इसके उसको सब्जेक्ट मैटर को, तो फिर इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है कि स्मॉल स्टेप में धीरे धीरे सीखेगा बच्चा। लेकिन कभी कभी ऐसा सब्जेक्ट मैटर है होता है कि स्मॉल स्टेप्स में सीखने में उसमें एक ब्रोकननेस आ जाती है। तो वही यहाँ पर लिमिटेशन बताई गई है। लर्निंग प्रोसेस इज टू लो एंड कॉस्टली। लर्निंग प्रोसेस बहुत धीमा है, धीरे धीरे बच्चा अगले उसमें जाता है। एकदम से आप सोचे कि बहुत सारा मैटर एक साथ पढ़ ले तो वो नहीं पढ़ सकता, तो इसकी स्पीड बहुत कम होती है। कॉस्टली होता है, कॉस्टली इस सेंस में है कि इसके लिए चूंकि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ऐसी टेक्निक है जो कंप्यूटराइज्ड है, कंप्यूटर के थ्रू ही आ पाएगी, और कंप्यूटर सिस्टम बहुत कॉस्टली होते हैं। हर स्कूल जो है वो इसकी फैसिलिटी नहीं दे सकता है, प्रोवाइड नहीं कर सकता हर स्कूल इतने सारे कंप्यूटर। बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, 300-400 बच्चे हैं अगर किसी स्कूल में, तो 300-400 सिस्टम जो है लेना स्कूल के लिए बड़ी बात है। तो इसलिए इस टेक्निक को कम से कम इस्तेमाल किया जा पा रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा फैसिलिटीज और इतनी कॉस्ट जो है वो नहीं दे पा रहे हैं स्कूल्स। ये इसका एक लिमिटेशन है। लैक ऑफ क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। बच्चे के सामने जो कंटेंट आता है, जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है, उसी के अकॉर्डिंग उसको रिस्पॉन्स देना है, तो उसकी अपनी क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है। कुछ नया, मान लीजिए जैसे क्लासरूम टीचिंग है तो उसमें बच्चे से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके अपने व्यूज पूछे जाते हैं, तो वो अपने व्यूज दे सकता है, वहां पर उसकी क्रिएटिविटी उसकी इमेजिनेशन को चेक किया जा सकता है। यहाँ पर उसकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को चेक करने की अपॉर्चुनिटीज कम मिल पाती है। लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन पावर। इसमें 100% सीखना है, ये बात तो सही है, लेकिन किसी बच्चे ने जल्दी कर लिया या किसी बच्चे ने देर से किया, इसमें डिस्क्रिमिनेशन कैसे होगा। मान लीजिए एक बच्चे ने एक बार में ही पढ़ के उसके रिस्पॉन्सेज दे दिए, वो नेक्स्ट फ्रेम में चला गया, लेकिन दूसरा बच्चा धीरे धीरे सीख रहा है, तो उसको कहीं हम ऐसा, मतलब जो बच्चा सीख गया जल्दी, तो उसको कहीं से कोई एक मोटिवेशन उस टाइप का नहीं मिल पा रहा है। और सभी तरह के बच्चों में जो एवरेज हैं, जो बहुत ब्रिलियंट हैं, उनमें डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रही है ये टेक्निक। ये इसकी एक लिमिटेशन है। हालांकि अब नए नए तरीके से इसको बनाया जा सकता है, तो इसमें ये कमियों को दूर किया जा सकता है। इट सूट्स टू अ लिमिटेड सब्जेक्ट। अब सारे सब्जेक्ट में भी ये टेक्निक यूज नहीं हो सकती है। जैसे मैथ, साइंस, इंग्लिश और हिंदी वोकेबुलरी में, इसमें ज्यादा इसका यूज हो सकता है। बाकी और टेक्निक्स जो हैं, जो जैसे एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, मान लीजिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री में किसी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आप पढ़ा रहे हैं, तो अब उसमें चूंकि एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, तो उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना मुश्किल होता है। इसलिए ऐसे सब्जेक्ट्स को हम इस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन से पढ़ाने में दिक्कत आएगी। रोल ऑफ क्लासरूम टीचर इज माइनर, इवन निग्लिजिबल। यहाँ पर क्लासरूम टीचर की कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए उसका रोल बिल्कुल एक तरह से खत्म कर दिया जा रहा है इस टेक्निक के द्वारा। तो जो फीलिंग्स हैं, जो आइडियाज हैं, जो इमोशनल अटैचमेंट है, जो मोटिवेशन टीचर एक्सप्रेशन से दे लेते हैं, जो शब्दों से मोटिवेशन दे लेते हैं, उसकी कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी हमें दिखाई पड़ती है। इसीलिए इसको मैकेनिकल प्रोसेस कहा गया है। तो ये सारी लिमिटेशन की वजह से ही लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वो हमारे स्कूल्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं हो पा रही है। बाकी अब चूंकि ई लर्निंग और ये कंप्यूटराइज सिस्टम बहुत ज़्यादा इस समय
डिजिटल लर्निंग को प्रमोट किया जा रहा है, तो हो सकता है आगे आने वाले समय में हमारे सामने इस तरह की टेक्निक ज़्यादा हमें दिखाई दे और हम उसका पूरा उपयोग कर। कल जो है हम इसी को आगे नेक्स्ट टेक्निक पढ़ेंगे, ब्रांचिंग टेक्निक, ब्रांचिंग लीनियर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। किसी को कुछ पूछना है इसमें, कोई डाउट हो तो बताएं। मैम तीसरी फ्रेम का नाम बता दीजिए। आवाज साफ नहीं आ रही बेटा, ठीक से बोलो जरा, आवाज नहीं साफ आ रही। मैम फ्रेम में जो आपने बताया था उसमें तीसरा बता दीजिए। अच्छा, फ्रेम में तीसरा। हाँ यस मैम, इंट्रोडक्टरी टीचिंग के बाद में मैम क्या था? इंट्रोडक्टरी फ्रेम पहला, टीचिंग। दूसरा टीचिंग, म्यूट कर लो बेटा, म्यूट कर लो। टीचिंग फ्रेम दूसरा है जिसमें कि मेन जो न्यू कंटेंट है, जैसे आप लोग पढ़ाते हैं ना क्लासरूम में, तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, उसमें पहले का आप थोड़ा सा रिलेट करके इंट्रोडक्शन देते हैं नई नॉलेज का। यहाँ पर मेनली टीचिंग जो आपका कंटेंट है, जो न्यू नॉलेज है, वो टीचिंग फ्रेम में आएगा। और तीसरा जो है, इसी टीचिंग फ्रेम से रिलेटेड अगर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस होंगे, जैसे मैंने मैथ्स का एग्जांपल दिया, साइंस का एग्जांपल दिया, टीचिंग फ्रेम में आपने नई नॉलेज बच्चों को सिखा दी, अब उनसे जैसे आप लोग क्लासरूम में क्वेश्चंस की क्लासरूम प्रैक्टिस, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस इस वाले फ्रेम में होंगे जिसमें आप एक तरह से प्रैक्टिस कराएंगे बच्चों को, है ना, उस कंटेंट की प्रैक्टिस होगी, उसमें जो नॉलेज दी जा रही है उसकी प्रैक्टिस होगी। उस इस टीचिंग फ्रेम से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जिसमें वो उन क्वेश्चंस को वो सॉल्व करेंगे, उसके रिस्पॉन्स देंगे, जिससे कि उसकी इस टीचिंग फ्रेम के कंटेंट की प्रैक्टिस हो जाएगी, लर्निंग और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी प्रैक्टिस करने के बाद। क्लियर है बेटा? यस मैम, आप क्लियर हो। ठीक है। और टेस्टिंग फ्रेम में आउटपुट देखा जाएगा कि आपने कितना अचीव किया। यहाँ पर तो उसने प्रैक्टिस करा दी, अब उसके बाद प्रैक्टिस कराने के बाद भी आपका स्टेटस क्या है, कितनी लर्निंग हुई है आपकी, कितना आपका अचीवमेंट हुआ है, वो देखा जाएगा टेस्टिंग फ्रेम। ठीक है दीपिका? यस मैम, यस मैम। किसी और को कुछ पूछना है? हाँ मैम। सबको क्लियर है बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके।